हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शक्तियों के पृथक्करण की संकल्पना एवं उद्भव की व्याख्या। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत बहुत ज्यादा बार मांगा गया था, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड थी, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराने में लगा हुआ था, तो इसीलिए नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इतना ज्यादा मैं तो कंटेंट भी रेडी नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, तो कंटेंट रेडी होकर मेरे पास आया है, तभी तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कंटेंट रेडी होकर मेरे पास आ चुका है पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। उसके अंतर्गत आ गया है आपका शक्तियों के पृथक्करण की संकल्पना और उद्भव की व्याख्या करनी है, यानी कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और उद्भव की व्याख्या करनी है। भारत में कैसे शक्तियों के पृथक्करण की पारिस्थिति एवं विस्तार की विवेचना है। ठीक है, तो शक्तियों के पृथक्करण की संकल्पना उद्भव को देखें तो कैसे है कि शक्तियों के पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना कार्य करें। जाहिर सी बात है कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ही हो गया कि हमने तुम्हें अपनी शक्ति दे दी, एक काम का बंटवारा नहीं होता है कि ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे, ये काम हम करेंगे। तीनों कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। तीन चीजें होती हैं अपने पास, तीन अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत तीन चीजें तो पाई जाती हैं, तो उनमें तीनों अंग में स्वतंत्र रूप से और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत ना हो, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, तुम मेरे क्षेत्र में आके काम ना करो, तुम्हारे क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, कार्य किए बिना शक्तियों का जो बांटना या शक्तियों का क्या करना, वितरण करना ही क्या होता है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत होता है। और यह सिद्धांत क्या करता है, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, मतलब ये सत्ता किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ना चली जाए, उसके केंद्रीकरण को रोकने के लिए और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना गया। और जो स्वतंत्रता है उनकी समीक्षा या उनकी सुरक्षा के लिए क्या करा गया, आवश्यक माना गया। इसकी परिभाषा देखें तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या परिभाषा दी थी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की, अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इंडिया, अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज जो थी, उसके अंतर्गत में मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। उनका मानना था कि सत्ता का केंद्रीकरण तानाशाही और अधिनायकवाद को जन्म देता है। उनका यह मानना था मॉन्टेस्क्यू का कि जो है सत्ता का अगर केंद्रीकरण हो जाता है वो तानाशाही, हिटलरनेस और अधिनायकवाद को क्या दे देता है, जन्म दे देता है। इसे रोकने के लिए क्या करा था, सत्ता के विभिन्न अंगों को अलग अलग और स्वतंत्र रहना चाहिए। इसीलिए इसको रोकने के लिए जो सत्ता के विभिन्न अंग है उनको अलग अलग और स्वतंत्र रहना चाहिए। अमेरिकी जो संविधान क्या कह रहा है, शक्तियों के पृथक्करण अमेरिकी संविधान का एक प्रमुख सिद्धांत है। शक्तियों का पृथक्करण क्या है, अमेरिकी संविधान का क्या है, एक प्रमुख सिद्धांत है। संविधान के तीन खंड, यानी संविधान के कौन कौन से तीन खंड, एक आर्टिकल 1 विधायिका, आर्टिकल 2 कार्यपालिका और आर्टिकल 3 न्यायपालिका इस सिद्धांत को लागू करते हैं। और इस सिद्धांत को क्या करते हैं, लागू करते हैं। मतलब शक्तियों का पृथक्करण अमेरिकी संविधान का एक प्रमुख सिद्धांत है। संविधान के कौन कौन से अमेरिका में तीन खंड है, आर्टिकल 1 विधायिका, आर्टिकल 2 कार्यपालिका और आर्टिकल 3 न्यायपालिका। इस सिद्धांत को क्या करते हैं, लागू करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो शक्तियों का पृथक्करण का उद्देश्य क्या है, शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य है स्वतंत्रता का संरक्षण करना, तानाशाही और सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, जांच और संतुलन के माध्यम से सत्ता की सीमा सुनिश्चित करना। जांच और संतुलन के माध्यम से क्या करना, सत्ता की सीमा सुनिश्चित करना और प्रभावी शासन, मतलब स्वतंत्रता का संरक्षण कैसे करते हैं, व्यक्तियों के अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, कि व्यक्तियों के जो अधिकार हैं, जो रहने वाले लोग हैं, अधिकार हैं, उनकी क्या करना, स्वतंत्रता की रक्षा करना, उनके अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। तानाशाही और जो सत्ता का दुरुपयोग है उसको रोकना, और जांच और संतुलन होता है जो चेक एंड बैलेंसेस के माध्यम से सत्ता की सीमा सुनिश्चित कर देना, चेक करना उसके बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, उसकी सत्ता की सीमा को सुनिश्चित करना। और प्रभावी शासन यानी सत्ता के जो प्रत्येक अंग को उनकी विशिष्ट भूमिका के सक्षम बनाना, मतलब जो सत्ता के प्रत्येक अंग को क्या करना, उनकी विशिष्ट भूमिका में क्या बनाना, सक्षम बनाना। ये क्या होता है, प्रभावी शासन के अंतर्गत आता है, शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य होता है। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण का ऐतिहासिक उद्देश्य क्या है, प्राचीन यूनान यानी कि प्लेटो और अरस्तु ने शासन की विभिन्न शाखाओं का विचार प्रस्तुत किया है। प्लेटो और अरस्तु ने क्या करा है, शासन की जो विभिन्न शाखाएं थी उनका क्या करा, विचार प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने शासन के तीन भागों को विभाजित किया है। अरस्तु ने शासन को कितने भागों में विभाजित किया, तीन भागों में विभाजित किया है। एक विधायी यानी लेजिस्लेटिव, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव और न्यायिक जुडिशियल। ठीक है, इंग्लैंड में देखें तो इंग्लैंड में क्या है, ब्रिटिश संवैधानिक विकास में सिद्धांत विकसित हुआ है। ब्रिटिश संवैधानिक विकास में सिद्धांत तो विकसित हुआ ही है। हालांकि ब्रिटिश प्रणाली में पूर्ण शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, मतलब हालांकि जो ब्रिटिश प्रणाली है उसमें पूर्ण शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, क्योंकि वहां संसद सर्वोच्च है, क्योंकि पार्लियामेंट सर्वोच्च है। वहां पे शक्तियों का पृथक्करण, पूर्ण रूप से शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, वहां पे पार्लियामेंट क्या है, सर्वोच्च है, सुप्रीम है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या करा, तो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मुख्य रूप से ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था के अवलोकन पर आधारित था। तो मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था वो मुख्य रूप से ब्रिटिश का जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अवलोकन पर आधारित था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह सिद्धांत अनिवार्य है। और मॉन्टेस्क्यू का ये मानना था
कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह सिद्धांत क्या है, अनिवार्य है। अमेरिका में विकास को देखें तो अमेरिकी संविधान में शक्तियों के पृथक्करण को लागू किया गया। अमेरिकी संविधान में जो शक्तियों का पृथक्करण है उसको लागू किया गया। राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका, कांग्रेस या विधायिका और सुप्रीम कोर्ट है न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति दी गई। जो राष्ट्रपति यानी जो कार्यपालिका थी, और कांग्रेस यानी कि विधायिका, और सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कही गई है कि भारत में शक्तियों के पृथक्करण की परिस्थिति क्या है, मतलब भारत में जो शक्तियों के पृथक्करण है उसकी परिस्थिति क्या, उसकी स्थिति क्या चल रही है। तो भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मतलब भारतीय संविधान में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। लेकिन यह सिद्धांत क्या करता है, भारतीय संवैधानिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यह सिद्धांत क्या करता है, भारतीय संवैधानिक ढांचे का क्या एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के तत्व को देखें तो कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका क्या कर रही है, कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 79 से 123 तक दी गई है। जो विधायिका या कानून बनाने की शक्ति किस किस में दी गई है, अनुच्छेद 79 79 से 123 तक दी गई है, उसके बीच में विधायिका को। ठीक है, कार्यपालिका कहाँ का, सरकार और प्रशासनिक अंग है, जो अनुच्छेद 52 से 78 तक इसका विस्तार किया गया, इसमें लोगों को शक्तियां प्रदान की गई है। और न्यायपालिका को न्याय प्रदान करने और संवैधानिकता की रक्षा करने की शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 124 से 147 तक। तो विधायिका किससे कहां तक आर्टिकल्स तक दी गई है, तो 79 से 123 तक विधायिका को शक्तियां, कानून बनाने की शक्ति दे दी गई है। उसके बाद कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को, सरकार का प्रशासनिक अंग जो होता है उसको अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में शक्तियों का निर्धारण कर दिया गया। न्यायपालिका में 123 यानी 124 123 तक तो वो था, 124 से 147 तक न्याय प्रदान करने और संवैधानिकता की रक्षा करने की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है, जुडिशरी को दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान और शक्तियों का जो सीमित पृथक्करण है वो कैसे, भारतीय संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण को नहीं अपनाता है। जो भारतीय संविधान है वो शक्तियों के कठोर पृथक्करण को क्या नहीं करता है, अपनाता नहीं है। इसके बजाय क्या है, यह सामंजस्यपूर्ण शक्ति विभाजन यानी कि हार्मोनियस पावर शेयरिंग, जो हार्मोनियस पावर शेयरिंग की व्यवस्था करता है। इसके बजाय सामंजस्यपूर्ण शक्ति विभाजन, हार्मोनियस पावर शेयरिंग की व्यवस्था करता है। भारत में शक्तियों के पृथक्करण का विस्तार को देखें तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंध, यानी कि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। कार्यपालिका को क्या है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। और भारत में संसदीय प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद के प्रति जवाबदेह है। मतलब कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण का विस्तार देखें तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्या संबंध है कि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। ठीक है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी कौन रहेगा, कार्यपालिका रहेगी। क्योंकि भारत में अगर संसदीय प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति क्या रहेगा, जवाबदेह रहेगा। ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश दे दिया गया कि न्यायपालिका में जो लोग काम करेंगे वो कार्यपालिका में काम नहीं करेंगे। दोनों अनुच्छेद 50 के मतलब नजरिए से दोनों अलग कार्य करेंगे, कोई भी एक दूसरे का संबंधी नहीं होगा, कोई अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कोई काम नहीं करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में साफ साफ लिखा हुआ है। उच्च न्यायालय स्वतंत्र न्यायपालिका का हिस्सा है। जो उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है वो स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या है, हिस्सा है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत दिया, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दिया ही गया हुआ है। ठीक है, और जांच और संतुलन यानी चेक एंड बैलेंसेस क्या है, जांच और संतुलन का क्या मतलब है, भारत में शक्ति विभाजन का उद्देश्य जांच और संतुलन बनाए रखना है। उदाहरण के रूप में देखें तो राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है यानी कार्यपालिका द्वारा विधायिका का नियंत्रण, कार्यपालिका के द्वारा विधायिका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है। न्यायपालिका द्वारा विधायिका को कानूनों की समीक्षा होगी, जुडिशियल रिव्यू होगा। न्यायपालिका द्वारा वो कभी विधायिका के जो कानून है उनकी जुडिशियल रिव्यू करवा सकता है। और विधायिका द्वारा न्यायपालिका की आलोचना की जा सकती है। अगर न्यायपालिका कोई गलत रिव्यू दे दे तो विधायिका द्वारा क्या की जाती है, उसकी आलोचना की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय और शक्तियों का पृथक्करण का आयाम देखें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मैटर में क्या किया था, इस मामले में न्यायालय ने कहा कि शक्तियों के पृथक्करण भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। मतलब इस मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मैटर में क्या कह दिया था कि न्यायपालिका ने कि शक्तियों का पृथक्करण जो है भारतीय संविधान की मूल संरचना का क्या है, एक हिस्सा है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 वाले मैटर में कहा था कि न्यायालय ने कहा कि चुनाव संबंधी मामलों में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप कर सकती है। तो चुनाव संबंधी जो भी मामले हैं उसमें न्यायपालिका क्या कर सकती है, स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप कर सकती है। राम जौहर बनाम भारत संघ 1981 में देखें
तो न्यायालय ने कहा कि शक्तियों का संतुलन संवैधानिक ढांचे का आधार है। तो न्यायालय ने क्या कहा कि शक्तियों का जो संतुलन है वो संवैधानिक ढांचे का क्या है, एक आधार है। SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994, न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में कहा कि कार्यपालिका और विधायिका पर न्यायपालिका की निगरानी आवश्यक है। SR बम्बई बनाम भारत संघ के मैटर में क्या कही थी कि न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की जो न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में ये कहा कि कार्यपालिका और विधायिका पर न्यायपालिका की निगरानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। मानवाधिकारों की रक्षा में बोला मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाले मैटर में कि न्यायालय का कि अनुच्छेद 21 के तहत खाली फिजिकली नहीं हमें रहना है, मतलब शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता है। जो शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य है वो नागरिकों की स्वतंत्रता को भी क्या करता है, सुनिश्चित करता है। भारत में शक्तियों के पृथक्करण की क्या क्या सीमाएं हैं। विधायिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है। संसदीय प्रणाली के कारण जो विधायिका है वो कार्यपालिका से पूरी तरह अलग नहीं है। संसदीय प्रणाली में देखो तो जो विधायिका होगी वो कार्यपालिका से पूरी तरह थोड़ी सेपरेट हो सकती है। न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। न्यायपालिका द्वारा अन्य शाखाओं के कार्यों में हस्तक्षेप होता ही है। सत्ता का केंद्रीकरण यानी कार्यपालिका में शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण विशेषकर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद स्तर पर होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप देखें तो न्यायपालिका और अन्य प्रशासनिक संस्थाओं में राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, आखिरी में निष्कर्ष को देखेंगे यानी कंक्लूजन को देखेंगे तो क्या कि भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण रूप से कठोर नहीं है, बल्कि यह सामंजस्य, बल्कि क्या है, यह सामंजस्य पूर्ण विभाजन पर आधारित है। यह संवैधानिक ढांचे में जांच और संतुलन की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। और यह संवैधानिक ढांचे में जो जांच है, चेक एंड बैलेंसेस, इस व्यवस्था को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। हालांकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सीमाओं का उल्लंघन कभी कभी भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों को पैदा कर देता है। लोकतंत्र की चुनौतियां पैदा कर देता है अगर इनके बीच में उल्लंघन हो जाए, कभी कभी होता है हस्तक्षेप हो जाए। इसके बावजूद उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने इसे भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बनाकर नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। ठीक है, और कभी उसने जुडिशियल जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या करा है, इसको बेस बना के, इसको मूल बना के, फंडामेंटल बता के कॉन्स्टिट्यूशन का अपने जुडिशियल के द्वारा, जुडिशियल जजमेंट के द्वारा इसको क्या बना है, प्रभावी बना, इससे रक्षा की है, इससे प्रोटेक्शन की है लोगों के अधिकारों की और लोकतांत्रिक मूल्यों की। ठीक है, तो ये था हम लोग का शक्ति का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत। बहुत ज्यादा आप मांग रहे थे, अब आराम से पढ़ो, इसको आराम से पढ़ोगे, यही लिख के आना, मस्त, बहुत बढ़िया। मैंने आपको इसलिए समझा दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा कोई टफ टॉपिक है नहीं, और इसको आप बहुत आराम से एक दो बार मतलब 1.5x की स्पीड पे लगा के आप इसको रिपीट करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।